हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस परसेप्शन। आज से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट स्टार्ट करें जिसमें हम लोग पूरा ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हर टॉपिक, हर कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो ये यहाँ पे हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। और ये प्लेलिस्ट या फिर ये वीडियोस आपके सिर्फ यूपीएससी या फिर पीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक सारी वीडियोस को देखें। रोज जो वीडियोस आ रही हैं आप उनको फॉलो करें। आई होप दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। These are the following topics which we are going to discuss in details. First of all, we have to understand that geography means that we study earth. Geography is the subject in which we study earth. Geography could be divided into following two subjects, that is हमारा physical geography, human geography, एंड इसी के साथ एक होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो हमको पढ़ना ही होता है। और रही बात फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसमें भी इनको भी काफ़ी हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है ताकि इनकी स्टडी करना और हमारे लिए ईजी हो जाए। लेट्स डिस्कस कि क्या क्या वो टॉपिक है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ, मिनरल्स वगैरह, इन सब की अर्थ का जो पूरा इंटीरियर है उसके बारे में पढ़ते हैं। देन आता है ओशियोग्राफी, जिसमें हम लोग ओशियन, उसके ओशियन में मिनरल्स, ओशियनिक लैंडफॉर्म्स वगैरह एवरीथिंग विल गेट कवर्ड इन दिस। देन आता है क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग क्लाइमेट की स्टडी करते हैं कि क्लाइमेट में होने वाले कौन कौन से फेनोमेना हैं जिनको हमको पढ़ना होता है। जैसे साइक्लोन हो गया हमारा, एंड एयर मास, एयर इंडेक्स, मतलब एवरीथिंग वी गेट स्टडी इन दिस रिलेटेड टू क्लाइमेट। इसमें हम लोग रेन वगैरह, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, एवरी टॉपिक रिलेटेड टू क्लाइमेट will be in there, that is in climatology. Then comes environment geography, which studies about environment. इसमें हम लोग environment के बारे में पढ़ते कि environment में कौन कौन सी processes हो रही है, and the living organisms and environment and everything comes under this. Then comes biogeography, जिसमें हम लोग पूरी जो biodiversity है उनके बारे में study करते हैं. Now comes to human geography. Human geography क्या? Human geography भी मतलब कोई भी एग्जाम में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इसमें आते हैं हमारे टॉपिक्स एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। दैन आता है इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, सेटलमेंट्स, टूरिज्म, रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ये जो सब टॉपिक्स है ये हम लोग पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब इसको कैसे, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में भैया क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है ना। देन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बेसिकली 3 टाइप्स की होती है और मैंने टाइप्स की इंडस्ट्रीज, जैसे मिनरल इंडस्ट्रीज़ हो गया या फिर जो भी सेक्टर्स है उसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आईटी सेक्टर वगैरह सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पहले जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी अब कम होने लगी है ना। और फिर अगर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर कम हो रही है तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग, मतलब सबको अच्छे से हमको पॉपुलेशन के बारे में इसमें पढ़ना होता है। इसमें हम लोग काफ़ी सारे, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी पॉपुलेशन में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। दैन कम्स माइग्रेशन। हम लोगों ने देखा है ना, लोग आजकल एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में काफ़ी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे एक अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। तो माइग्रेशन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को फेस करनी होती है, क्या परसेंटेज है, पूरा डाटा हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, वो आता है हमारा माइग्रेशन में। सेटलमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेटलमेंट होती है। लोग अपने आप को ना, जैसे अगर हम लोग रिवर बैंक के वहाँ पे देखें तो लीनियर सेटलमेंट है, रेडियल सेटलमेंट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के सेटलमेंट्स होते हैं, वो हम लोग सेटलमेंट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। देन फिर टूरिज्म आता है, वैसे हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, कौन से एरिया में कौन से रिसोर्सेज है, मतलब जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है तो कौन से स्टेट में कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, वो रिसोर्स का कैसे यूज़ किया जाता है ना, फिर वो वहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, एवरीथिंग रिगार्डिंग रिसोर्सेज कम्स अंडर दिस टॉपिक। अर्बनाइजेशन, अभी हम लोगों ने देखा है कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ जो है हमारे अर्बन सेंटर्स भी काफ़ी, मतलब अर्बन जो एरियाज है वो भी बढ़ रहे हैं और रूरल एरिया, मतलब जो गांव के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम ना, मतलब बिल्कुल शहरी सभ्यता को वो लोग अपने ऊपर वो अपने को, मतलब उसको भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी। अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके ड्रॉबैक क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके डायमेंशंस है ना, हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे ही फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में, देन फिर फिजिकल ज्योग्राफी। पहले हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने वाले वो हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ यूपीएससी में नहीं बाकी हर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
और हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट इन्वॉल्व होते ही हैं। सो बेटर है कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। और इसमें भी हम लोग पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यही सीक्वेंस से चलना है हमको। पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, देन ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, देन फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस से चलेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से आप लोग भी वीडियोस को फॉलो करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। So guys, in geomorphology we are going to begin with fundamentals of geography first, जिसमें हम लोग जानेंगे अर्थ के कुछ बेसिक कंसेप्ट, अर्थ में फोर्सेस कौन कौन सी होती है, कैसे अर्थ के मोशन होते हैं एंड एवरीथिंग। फर्स्ट कम्स फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में आता है हमारा अर्थ। अर्थ के बारे में जो चीज़ हमको बहुत पहले जानने की है वो ये कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है। जियोइड शेप मतलब कि वो कि जो इक्वेटर पे वो थोड़ी सी बल्ज पे है एंड पोल्स पे ना वो हल्की सी फ्लैटेंड है। तो उसका मतलब दिखते तो स्फीयर ही है, लेकिन हल्का सा जो यहाँ पे पोल्स पे वो फ्लैटेंड है एंड बाकी जियोइड शेप है। समथिंग लाइक जैसे ये पूरा सर्कल है बट ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इसमें फ्लैटेंड है दोनों पोल्स पे। तो ये होता है हमारा जियोइड शेप, जो कि क्या होती है, बल्जी होती है इक्वेटर पे एंड फ्लैटेंड होती है पोल्स पे। अब ये जो जियोइड शेप है अर्थ का वो क्यों बना है, तो इसका जो मेजर कारण है वो आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो होती है हमारी आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स, जो कि क्या करती है, आउटवर्ड एक्ट करती है, जो अर्थ का सेंटर है उससे आउटवर्ड एक्ट करती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड एक्टिंग फोर्स होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले आता है जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होती है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, हाईएट इक्वेटर, यहाँ पे कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आउटवर्ड एक्टिंग है, आउटवर्ड एक्ट कर रही है। तो क्या हो गया, अर्थ जो है वहाँ सेंटर से थोड़ी सी बल्ज हो गई और वहीं पे इक्वेटर पे कम होती है, इक्वेटर पे लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इनवर्ड एक्टिंग है, इसमें क्या होता है, ये इनवर्ड एक्टिंग होती है यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करती है, इसको यहाँ से, और क्योंकि वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कम है और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ये फ्लैटेंड हो गई है, मतलब अंदर की तरफ जो हमारी फोर्स एक्ट कर रही थी उसने उसको यहाँ से क्या कर दिया, फ्लैटेंड कर दिया दोनों कॉर्नर से। तो इस वजह से जो हमारा अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड शेप होता है। जियोइड का मतलब भी होता है, इसका जो अगर मीन हम देखें तो मीन्स ही होता है कि ना अर्थ लाइक। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक, जो भी चीज़ अर्थ लाइक होती है, मतलब जो अर्थ का शेप है, सिर्फ अर्थ का ही शेप जियोइड है। तो इसलिए अर्थ जो है बिल्कुल हमारे सर्कुलर में नहीं है, जियोइड शेप में होती है और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक। अभी होता क्या है कि जैसे जब जब हमारी अर्थ इनिशियली जब मूव कर रही थी तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल दो फोर्स थी। हम लोगों ने समझा कि सेंट्रीफ्यूगल जो होती है वो आउटवर्ड एक्टिंग होती है, सेंट्रीपिटल जो होती है वो हमारी इनवर्ड एक्टिंग फोर्स होती है। और इसी की वजह से जो हमारा जो दोनों पोल्स है वो फ्लैटेंड है और अर्थ जो है सेंटर से क्या है, इक्वेटर के वहाँ से बल्जीनेस आई है इसमें। अभी जब पूरा फेनोमेना हो रहा था इसके बाद में क्या किया, अर्थ यहाँ पे क्या हो गई, सॉलिडिफाइड हो गई। और सॉलिडिफाइड हो गई इसी वजह से क्या हुआ, सॉलिडिफाइड होने की वजह से ही जो है इसका शेप कैसा हो गया, हमारा जियोइड शेप बन गया। इसीलिए अर्थ का क्या हुआ, जियोइड शेप बन गया। और यही था हमारा पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर कि क्यों उसका जो शेप है वो जियोइड शेप। उसके दो कारण थे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ कम्स मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के मोशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो मेजरली अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन मतलब जो कि अर्थ क्या कर रही है अपने एक्सिस पे, अर्थ का एक एक्सिस है ना, ऐसे सेंटर है जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है, 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो अर्थ क्या कर रही है अपने एक्सिस है जो उसके एक्सिस के वहीं पे रोटेट कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। ये एक्सिस पे जो अर्थ अपने घूमेगी वो होता है हमारा रोटेशन। और सन के आसपास जो अर्थ का एक क्या है, ऑर्बिट है, जब अपने ऑर्बिट में, ये अर्थ है हमारी फॉर एग्जाम्पल एंड ये हमारा सन है, अर्थ जब अपने ऑर्बिट में घूमती है जो कि इसका इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, जब वहाँ ऑर्बिट में घूमती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। एंड व्हेन इट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस तो उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से होता क्या है, मतलब what is the reason, what role does rotation and revolution play? So जो रोटेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, हमारे डे एंड नाइट होते हैं, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं, हमारे रोटेशन की वजह से। समझेंगे कैसे होते हैं आगे डिटेल में ना। अब जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स आते हैं, जो डिफरेंट सीजन्स हम लोगों को अर्थ पे देखने को मिलते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। और डे एंड नाइट वाला जो पूरा सिस्टम हो रहा है कि रोज दिन होता है, फिर दिन के बाद रात आ रही है, फिर दिन हो रहा है, फिर रात हो रही है, तो वो रोटेशन की वजह से होता है। इसमें जो मैक्सिमम जो अर्थ का टाइम है, मतलब कि कितने टाइम में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 24 आवर्स।
24 आवर्स में जो है अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। और सिमिलरली अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो होता है हमारे 365 डेज। अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में पूरे 365 डेज लगते हैं। इसके आगे पॉइंट में भी है, लेकिन वो पॉइंट की वजह से क्या होता है कि ना, जैसे हम लोग 0.6 है तो 6 4 साल तक हम लोग प्लस करते हैं तो वो हो जाता है पूरे 24 आवर्स 6 आवर्स। 365 डेज 0.6 आवर्स है। अब वो 60 से हम 4 साल तक प्लस करते हैं, 4 ईयर्स तक अगर प्लस करेंगे तो 24 आवर्स बन जाते हैं। और वो 24 आवर्स को हम मिला के क्या देते हैं, 1 डे बना देते हैं, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। अब समझ आया लीप ईयर में क्यों 366 डेज होते हैं? क्योंकि जो हम लोग हर साल 0.6 आवर्स निकाल रहे थे उनको हम लोगों ने क्या किया, ऐड करके और एक पूरा दिन बना दिया, जो कि हर लीप ईयर में जो है पूरा 366 डे के रूप में आता है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो इफ़ कुछ गलती हो जाती है तो गाइस प्लीज़ कॉप अप कर लेना। आई होप यू गेट दिस कंसेप्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि अर्थ का जियोइड शेप क्यों होता है, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। दिस कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ अब हम आते हैं अपेरेंट मोशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब अर्थ के पढ़ने से पहले अर्थ के बारे में पता होनी चाहिए। जस्ट पहले आता है हम लोग अपेरेंट मोशन। अपेरेंट मोशन क्या होता है? अपेरेंट मोशन का मतलब होता है कि जो फॉल्स मोशन होता है, क्या होता है? फॉल्स मोशन। हमको ऐसा लगता है कि मूवमेंट हो रहा है, सीम्स लाइक हमको ऐसा लगता है मूवमेंट हो रहा है, पर होता नहीं है। कैसे समझते हैं हम लोग? देखो आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग अर्थ से जब भी सन को देख रहे होते हैं तो हमको क्या लगता है, सन ईस्ट से आया, सन वेस्ट में क्या हो गया, सन वेस्ट में जाके छुप गया, ढल गया, हमको ऐसा लगता है। बट क्या सन मूव कर रहा है? नो, सन मूव नहीं करता है। मूवमेंट किसका हो रहा है? अर्थ का हो रहा है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। जब अर्थ का फेस सन की तरफ पे था, इसको ऐसे समझे, देखें जैसे ये हमारा सन है और यहाँ पे अर्थ है। अभी अर्थ का कौन सा फेस है? अर्थ के सन के सामने ये वाला फेस है। अब रोटेट करके ये वाला फेस पीछे चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीछे वाला फेस था जब वो यहाँ पे आया तो हमको क्या लगा कि सन ने क्या करा, सन ईस्ट से आया एंड वेस्ट में चले गया, वेस्ट में जाके क्या हो गया, डाउन हो गया। हमको ऐसा लगता है, बट ऐसा हो नहीं रहा था ना। तो ये क्या होता है? अपेरेंट मोशन है ना, मतलब जो हमको लगते हैं फॉल्स मोशन होते हैं, हमको लगते हैं कि मूव हो रहा है पर वो होते नहीं है, तो वो होता है अपेरेंट मोशन। अपेरेंट मोशन के बाद में हमने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स तो देख ही लेते हैं कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा कंसेप्ट आता है, वो होता है एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन क्या होते हैं? देखें, जो मूवमेंट होता है किसके, मतलब अर्थ और सन के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अर्थ, इसको ऐसे समझो, देखो जैसे ये सन है, ये अर्थ है ना। हमने अभी क्या देखा था कि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, सन रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, और वो भी एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में कर रही है। तो क्या होगा, ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है इसमें एक चीज देखना है कि एक पॉइंट पे क्या होता है, अर्थ सन के काफी पास होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको ऐसे समझो, दोनों हम बना लेते हैं पहले दोनों, ताकि आपको समझने में ऐसा नहीं होगी। ये हमारा सन है, इसको ऐसे समझेंगे, गॉट इट। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है। बराबर ही लग रहा है क्या? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना एक तरफ से। चलो भैया यहाँ तक आ गया, पर चल जाएगा, हमको समझना है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कम्प्लीटली ओके। ठीक है, ये क्या है, सन, ये है हमारी अर्थ एंड ये भी हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करना कि सन और अर्थ के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो ये क्या है, कम डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। बस ये जो डिस्टेंस है ना अर्थ और सन के बीच में, इसी के लिए डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया गया है। जब सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, कम डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीहेलियन। क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन। और जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो दैट इज एपीहेलियन। गेटिंग माय पॉइंट? क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा तो वो होगा हमारा पेरीहेलियन, और जब भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो दैट इज नोन एज एपीहेलियन। सिमिलरली अर्थ और मून, क्योंकि मून क्या कर रहा है, अर्थ को सेंटर बना के मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो जब हम लोग अर्थ और मून की बात करते हैं तो उसके लिए भी ऐसे कंसेप्ट आता है। देखो कैसे,
ये हमारे अब यहाँ पे सेंटर हो जाएगा हमारा अर्थ, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है। ये हमारा सेंटर हो गया अर्थ। ये मून पता है 27 डेज लेता है अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने में। ये ऐसे ये अर्थ है, ये मून है भैया हमारा, और ये भी एक मून हो गया, मतलब ना एक ही मून होता है, ये सिर्फ अपने को अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है ऐसा। जब अर्थ और मून का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब अर्थ और मून का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इन दोनों के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होती है। जब अर्थ और मून का डिस्टेंस कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरिजी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे ना, और यू मस्ट नो अबाउट दिस, इसलिए समझना पेरिजी। और जब अर्थ और मून का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोजी। क्या बोलते हैं भैया, एपोजी। सो अभी हम लोगों ने क्या क्या अंडरस्टैंड किया कि भैया जब अर्थ और सन का डिस्टेंस कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहिलियन। जब अर्थ और मून का सन का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीरियन। सिमिलरली जब अर्थ और मून का डिस्टेंस कम होता है तो वो होता है पेरिजी, और जब ज्यादा होता है तो एपोजी। गॉट माय पॉइंट। अभी हम लोगों ने कितनी क्या क्या अंडरस्टैंड किया, एपेनेंट मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, पेरिजी, एपोजी, पेरीहिलियन और एपीलियन, इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। सो ये हमारी टर्म्स थी रिलेटेड टू अर्थ के, हम लोगों को बारे में पता होनी थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, जस्ट अ मिनट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट थोड़े से हैं तो आप एक बार समझ लो उसको भी। जैसे ये आता है हमारा मिडनाइट, ओके, मिडनाइट के बाद आएगा हमारा ड्रॉन, देन होता है हमारा मिड डे, देन होता है हमारा डस्ट। अरे ऐसी समझो ना जैसे हमारी मिडनाइट होती है, मिडनाइट के बाद में क्या होगा, सुबह सुबह जब हमारा सन बिल्कुल हमारे सिर पे ओवरहेड नहीं करता है तो उसको जो सुबह सुबह का टाइम होता है उसको ड्रॉन बोलते हैं। देन फिर आता है हमारा मिड डे, यहाँ पे क्या होता है, सन बिल्कुल क्या होता है हमारा ओवरहेड करता है ना, मिड डे में सन ओवरहेड करता है बिल्कुल, क्योंकि अर्थ का जो फेस जो सन के सामने होगा वहाँ पे क्या होगा, सन की ज्यादा रोशनी आएगी तो वो मिड डे हो जाएगा। सिमिलरली जब ये वाला फेस हटने वाला होता है ना, तो हटने से पहले क्या होगा, डस्ट, मतलब जिसमें कुछ रोशनी आएगी, जो सूरज के ढलने का समय होता है उसको बोलते हैं डस्ट। तो ये कुछ डिफरेंट टाइम, एक ही दिन में क्या होता है, पहले मिडनाइट आएगा, ड्रॉन आएगा, मिड डे आएगा, डस्ट आएगा, ये चार हमको फेजेस एक सिंगल डे में हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिक तो कंसेप्ट था, आई थिंक आपको आ गया वो समझ में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी टिल्ट, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, तो एक्सियल टिल्ट के थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग कि एक्सियल टिल्ट क्या है, कैसा है। देखो ये अर्थ जो है भैया, अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, और ये जो टिल्ट है ना ये है 23.5 डिग्री टिल्ट है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे 23.5 डिग्री, कोई भी हम लोग 93 एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है फॉर एग्जाम्पल। अब हम टिल्ट बता रहे हैं, ये टिल्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया, कितने पे हो गया, 23.5 पे, हाफ पे हो गया, ठीक है, 23.5 पे ये वाला एंगल तो हो गया। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना है, 66.5 डिग्री हो गया ना। सो वैसे ही हमको यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है, अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है वो 23.5 डिग्री तो है, लेकिन जो 23.5 डिग्री तो टिल्टेड है अर्थ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल टिल्ट और प्लेन। अब ऑर्बिटल देखते हैं, ठीक है, ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, जो 66 जो बचा हुआ है ना यहाँ पे, ये 66 जो हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑर्बिटल टिल्ट। क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल टिल्ट। ये कुछ कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि वर्टिकल टिल्ट क्या है, ऑर्बिटल टिल्ट क्या होता है ना। और समझ में आया 66.5 का कैसे बन रहा है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री हमारे, इसको ऐसे, ये जो हमारा 90 डिग्री था, अगर अर्थ एकदम स्ट्रेट होता है, इसका अर्थ का एक्सिस अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट क्योंकि वो हल्का सा टिल्टेड है, तो टिल्टेड होने की वजह से जैसे यहाँ पे है ना, ये टिल्टेड है, देखो यहाँ से ऐसा टिल्टेड है ना ये, तो ये एक्सिस क्या होगा हमारा, टिल्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 23 बन रहा है, तो जो रिमेनिंग हमारा 66.5 है वो हो गया हमारा ऑर्बिटल, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग थोड़ा सा अर्थ का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं। देखो अर्थ पे जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है जोग्राफर्स ने, क्यों, क्योंकि उसकी स्टडी के लिए। हमको अगर कोई पोजीशन पता करनी है, कोई डिस्टेंस पता करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने अर्थ पे जो है क्या किया है, जोग्राफर्स ने कन्वीनियंस के लिए, ह्यूमंस की, पीपल्स की कन्वीनियंस के लिए इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करी है।
तो पहला तो आता है, ये क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कौन कौन सी है भैया, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखा होगा ना, इसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, नंबर्स ऑफ लाइंस हम लोगों ने ग्लोब पे भी देखी है ना, काफी सारी हमको ऐसे ऐसे करके लाइंस हमको देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो वर्टिकल लाइंस है, लॉटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आया कौन सी हॉरिजॉन्टल है कौन सी वर्टिकल है। जो लैटिट्यूड्स होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है। और एक चीज और इसके बारे में जो हमको पता करनी है वो ये कि जो हमारी क्या होती है, लैटिट्यूड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। लैटिट्यूड्स क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल होती है। वहीं जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे करती है भैया, इंटरसेक्ट एट पोल्स, एट पोल्स है ना, सबको यहाँ पे पोल्स पे क्या करेगी, सब जाके मिल जाती है, इंटरसेक्ट करती है सब एक दूसरे को। तो ये इंटरसेक्ट करती है और ये पैरेलल होती है, मतलब ये कभी भी जाके मिलती नहीं है। सो ये था हमारा कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब एक कंसेप्ट और जो हमको पढ़ना है, ये हमारा अर्थ है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट आई थिंक ओके टू अंडरस्टैंड, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, देखो अर्थ में जो बिल्कुल सेंटर में लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री पे लैटिट्यूड है, वो ये हो गया हमारा इक्वेटर, बोलते हैं इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर हो गया हमारा। 0 डिग्री से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 23.5 पे आएगा, 66.5 पे आएगा, हाफ डिग्री। ये कौन सा भैया, नॉर्थ, नॉर्थ। यहाँ पे हो गया पोल, कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी 23 पे एक एंगल है, 66 पे एक एंगल है, जो 23.5 डिग्री, सॉरी हाँ, साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। और ये हो गया हमारा सेंटर पे क्या हो गया भैया, साउथ पोल, ठीक है। ये पूरा हमारा जो है कुछ लैटिट्यूड, ये मेजर लैटिट्यूड है ना, इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स ऑफ है, लेकिन ये हमारे मेजर लैटिट्यूड 90 ऐसी लाइंस है, ठीक है। 90 तक जाता ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, नॉर्थ में 90 है, इधर है तो फिर सोच लो कितने 181 समथिंग होते हैं इक्वेटर को मिला के। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर जो नॉर्थ में है, जो नॉर्थ में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सिमिलरली जो हमारा साउथ में वो होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जब 66.5 डिग्री नॉर्थ में बात करते तो क्या होगा, ओके सो इसको ऐसे समझो कि जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे जो सन है वो उसकी रोशनी क्या करती है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आती है इक्वेटर पे, ठीक है, हमेशा आती है, सदैव आती है, परमानेंट आती है, हर सीजन में आती है। गेटिंग माई पॉइंट, कहने का मतलब है कि इक्वेटर पे सन की लाइट हमेशा आती है। इक्वेटर से ये जो हमारा एरिया, इस वाले एरिया किसकी बात करें हम, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये वाला, इसमें भी सन की रेज आती है। कैसे आती है, जैसे अभी यहाँ पे जब सन का मूवमेंट ऊपर होगा तो स्लैंटिंग रेज यहाँ तक भी जाएंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सन कहाँ तक मूव कर सकता है, जैसे ये सन है ना भैया, जब अर्थ रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी, जो भी सिचुएशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, ये भी सन कहाँ पे, इक्वेटर पे है, ये सन हमारा इक्वेटर पे, ठीक है। सन मूव करेगा, ज्यादा से ज्यादा सन कहाँ तक मूव करेगा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, जब नीचे मूवमेंट की बात आएगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, बस इतना ही मूवमेंट होगा सन का। इससे जो उधर की बात कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या होगा, सन की स्लैंटिंग रेज जाएगी, सन की लाइट नहीं जाएगी, सन की स्लैंटिंग रेज जाएगी, डायरेक्टली सन नहीं जाएगा ना, क्योंकि सन तो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बस वहीं तक ही मूव कर सकता है। सो बाकी जो इधर पूरा वाला एरिया आर्कटिक हो गया हमारा, एंटार्क्टिक हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, सन की सिर्फ स्लैंटिंग रेज जाती है, यहाँ पे जो सन है वो डायरेक्टली नहीं जाता है। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, आई होप इतना तो आ गया होगा आपको। जैसे ये हमारी अर्थ थी ना, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, क्या बनाया था, इक्वेटर 23, 66 and half, 90 and 90, ओके ठीक है। ये जो इक्वेटर था हमारा, फिर 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे भैया, देखो इधर ये जो एरिया है हमारा, ये वाला जहाँ पे क्या हो रहा है, सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ओवरहिट करती है, वो होता है हमारा टॉरिड जोन, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। अब ये वाला जो एरिया, यहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं जाती है, कैसे जाती है, स्लैंटिंग जाती है, इनडायरेक्ट जाती है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में जो 66.5 डिग्री तक का एरिया है, 23.5 से, वो क्या होता है, वहाँ पे इन दो को बोलेंगे हम लोग टेम्परेट जोन। ये दोनों क्या होते हैं हमारे, टेम्परेट जोन। सिमिलरली नीचे भी होगा हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉरिड जोन पूरा, ये वाला पूरा क्या हो गया हमारा टॉरिड जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन, ये भी हो गया टेम्परेट जोन। और ये जो ऊपर का और ये वाला जो एरिया बचा हुआ है, ये होता है हमारा फ्रिजिड जोन। क्या होता है, फ्रिजिड जोन। सिमिलरली यहाँ पे भी जो होगा वो होगा फ्रिजिड जोन। आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आया होगा अर्थ के बारे में। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल से हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू आर गेटिंग, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट आई एक्सप्लेन इन द वीडियो, सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको लगता है कि और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।